भूमिका वाले भाग में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा का अर्थशास्त्र होता क्या है, और हमने आपको साइकोलॉजी के टर्म में, फिलोसफी के टर्म में और डिफरेंट टर्म्स में बताया कि जैसे वो ब्रांच है एजुकेशन का, वैसे ही नया ब्रांच है एक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। तो इसी के इर्द गिर्द हम पहले इसको परिभाषित करेंगे। वैसे हम इस सब हेड को यदि हम बदल दें तो ये भी कह सकते हैं अर्थ एवं परिभाषा। तो शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा की को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग कुछ बात करेंगे। और पहली बात ये कि नॉलेज हैज़ नो बाउंड्री एंड इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विथ ड्यू स्पीड इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ द मैन एंड ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि विकास की जितनी यात्राएं हमने तय की है उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज्ञान अर्जित किए हैं, ज्ञान का निर्माण किया है। अभी हम लोगों ने ज्ञान भी पढ़ा, फिर अनुशासन भी पढ़ा और ज्ञान अनुशासन के क्रम में जाना। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये बैकग्राउंड इसलिए कि इनहिबिटेबल है यह। नॉलेज हैज़ नो बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन किससे मिलेगा। और जब आप मनोविज्ञान जान चुके हैं तो और इसको बेहतर जान रहे होंगे। अदर देन द बेसिक डिसिप्लिन, जिसमें आपने शुरू में देखा साइंस इज ए डिसिप्लिन, सोशल साइंस इज ए डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी इज ए डिसिप्लिन एंड लाइक दैट। अदर देन द बेसिक डिसिप्लिन, सर्चिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन इज टू सर्च, has created many more disciplines and subjects. Economics of education is comparatively a new area of study that is about the relationship between economics and education, the two separate branch of study. आप सभी जानते होंगे शिक्षा के विद्यार्थी के होने के पहले कि हमारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा के आप विद्यार्थी हैं इसलिए शिक्षा भी पढ़ाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब ये दो ब्रांच है और इस दोनों ब्रांच के एमलगेशन से, मिलने से एक ब्रांच का निर्माण होता है जिसको एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन दोनों कहते हैं अलग अलग जगह पे। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज कंपैरेटिवली ए न्यू ब्रांच। ये तो आप समझ गए कि नया ब्रांच है, और हमने इसीलिए वहाँ से भूमिका शुरू की इस भाग के लेक्चर का कि नॉलेज हैज़ नो बाउंड्री, और इसीलिए वो एक्सपेंड करता रहता है। और उसी एक्सपेंशन के क्रम में एक नए विषय के रूप में आविर्भाव हुआ है शिक्षा के अर्थशास्त्र का। और ये शिक्षा और अर्थशास्त्र दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब शिक्षा की प्रकृति भी उसमें देखने को मिलेगी और अर्थशास्त्र की प्रकृति भी उसमें देखने को मिलेगी। इन सिंपल लैंग्वेज we may say that economics of education is a branch of education which deals with economic aspects of education। ये हमने शुरू में भी इस तरह की परिभाषा की बात की, तो ये आप भी कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अर्थशास्त्र शिक्षा का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग आर्थिक पक्षों या आर्थिक पक्षों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और अर्थ आप बेहतर समझते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर आएगा, उसमें कॉस्ट आएगा, उसमें फिनांस आएगा, तो ये सबसे रिलेटेड। इन द सेम वे वी मे कंक्लूड दैट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ एजुकेशनल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। मतलब ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन, साइमल्टेनियसली इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। वही बात यहाँ दूसरे तौर पे कही जा रही है। इन मोर सिंपल वे बी में से इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशनल स्टडी। ये सबसे सिंपल परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है एक ब्रांच है एजुकेशनल स्टडी की। इन द सेम वे, उसी पैटर्न पे फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ये भी परिभाषा है। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और ये आपको याद रखने में भी सहूलियत होगी। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशनल स्टडी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में और एजुकेशन के टर्म में। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, लॉज टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन।
ये भी बहुत सिंपल है कि जो इकोनॉमिक्स एजुकेशन है, शिक्षा का जो अर्थशास्त्र है, वो एप्लीकेशन है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, कंसेप्ट्स का, लॉ का, थ्योरी का, कहाँ? शिक्षा की प्रक्रिया में. सो यू कैन डिफाइन द कंसेप्ट एज योर ओन इन डिफरेंट वेज. द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये जो परिभाषा है ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव है. ये लिया गया है कहाँ से? ऑक्सफोर्ड और बिब्लियोग्राफी. ये पूरा मैं नहीं लिखूंगा, ये ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफी से लिया गया है. और ये परिभाषा क्या कहती है? द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए रैपिडली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग फील्ड दैट अप्लाइज ए डाइवर्स एरे ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मॉडल्स and quantitative methodology to understand, analyze and improve the performance of education systems. तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आ गए. इसको यदि आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं. एक तो वहीं की ये ब्रांच तो है ही, रैपिडली ग्रो करता है, ये भी सही है. इवॉल्व कर रहा है क्योंकि अपना अपना एरिया सब में वो कवर करता जा रहा है, छाता चला जा रहा है. और फिर कर रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरीज़ की बात है इसमें, जिसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है. इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल है और धीरे धीरे ग्राफ की मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से, न्यूमेरिकल डाटा की मदद से ये इवॉल्व कर रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के माध्यम से क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकल अफेयर. और इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे और मिलेगी जब हम आगे के लेक्चर में, आज नहीं आगे के लेक्चर में बहुत सारे एस्टिमेट करने के तरीके को भी सीखेंगे कि कैसे एजुकेशन का जो खर्चा पानी है वो होता है और उसका बेनिफिट कैसे होता है. सो सम थ्योरीज वी विल बी एबल टू टॉक ऑन. एनालाइज एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम. मतलब मुख्य रूप से ये ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफी ये कह रहा है कि ये एक ऐसा ज्ञान का भाग है जिस ज्ञान के भाग की मदद से एजुकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे एजुकेशनल थ्योरीज, मॉडल, क्वांटिटेटिव मेथड्स वगैरह मदद करता है एजुकेशन और अर्थशास्त्र के बीच के अंतर संबंध को समझने में. दूसरा है ये डिफिनीशन, ये भी बबोला. नाम हमको लगता है कि ये बबोला, BABALO, यही पढ़ा जाना चाहिए था. ये शायद हमने वो लिख दिया क्या है, BABALO, यहाँ हो, आप करेक्ट कर लें उसको. तो ये BABALO, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस अबाउट स्कूलिंग. और ये धीरे धीरे आपको और स्पष्ट होगा क्योंकि स्कूलिंग क्यों जरूरी है, उससे कैसे मानव का विकास जुड़ा है. और दूसरा कि यदि स्कूलिंग नहीं होगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे नहीं ग्रो करेगा. सो एजुकेशनल इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज रिलेटिंग टू एजुकेशन, इंक्लूडिंग द डिमांड ऑफ एजुकेशन in the financing and provision of education and the comparative efficiency of various educational programs and policies. ये भी थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कहीं से पिक किया हुआ है, लेकिन उसका यदि हम अर्थ निकाले तो एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, मतलब उसका नाम बदल दिया इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को एजुकेशनल इकोनॉमिक्स. मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एजुकेशनल इकोनॉमिक्स. ये कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप की चीज़ है या नेचर टाइप की चीज़ है, कहीं ना कहीं फिर इसकी चर्चा होगी. एजुकेशनल इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज. और जहाँ इकोनॉमी है उसको आप बेहतर समझते हैं. जिस दिन से आप जन्म लेते हैं उसी दिन से इकोनॉमी को समझना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपके दूध खरीदने की बात हो या ये हो. और जब स्कूल आप जाते हैं तो पॉकेट मनी से उसको आप और बेहतर समझ सकते हैं. हालांकि उस समय आपका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, आप थोड़ा ही समझते हैं, बट दैट इज इकोनॉमिक इशूज रिलेटिंग टू एजुकेशन से. मतलब है कि शिक्षा कैसे दी जाए, कितना खर्च करें, उस खर्चा का क्या फ़ायदा होगा, एंड लाइक दैट, इंक्लूडिंग द डिमांड ऑफ फॉर एजुकेशन, द फिनांसिंग
एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, मतलब कैसे फिनांस करें, कौन कौन प्रोविजन करें, इतना ही पैसा है तो किसको ये करें। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग गलती करते थे कि यदि आपके पास कम पैसा है और बेटर एजुकेशन देना है तो आप लोग मेल चाइल्ड को देते थे, फीमेल चाइल्ड को नहीं देते थे। तब जबकि वहाँ भी कहा गया है कि महिलाओं की शिक्षा एक परिवार की शिक्षा होती है। तो इकोनॉमिक दृष्टि से यदि उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो नेहरू ने क्लियरली पहले ही कह दिया था कि जो बच्ची की शिक्षा है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट ऑफ द मेल चाइल्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो इसको हम एनालाइज करके फिनांसिंग के टर्म में, कंपेरेटिव इफिशियंसी के टर्म में, खर्चा के टर्म में, एजुकेशनल प्रोग्राम के टर्म में, पॉलिसीज़ के टर्म में, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, पैसा के खर्च में, इस तरह से कई तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज कंसिडर्ड as the study of the allocation of resources among educational institutions and activities and of the returns obtained both by individuals and nations। अब बहुत सारा रिकमेंडेशन है। कोठारी कमीशन ने भी कहा कि यदि आप शिक्षा पे इतना खर्च करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा मिल जाएगा। उसी तरफ इशारा है इस परिभाषा का जो ये कह रहा है कि स्टडी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइमरी एजुकेशन में कितना, सेकेंडरी एजुकेशन में कितना, हायर एजुकेशन में कितना, लड़कियों की शिक्षा पे कितना। अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, बेटी चलाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी है और आगे बढ़ाओ भी उसको कर सकते हैं। तो सब उससे जुड़ा हुआ है। तो ये लोकेशन मतलब उसमें फंड देना पड़ेगा। तो ये फंड देने से क्या फ़ायदा होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कहाँ ज़्यादा दिया जाना चाहिए, इसमें एरिया ज़्यादा बैकवर्ड, और ये सब जो भी कैलकुलेशन होता है इट हैज़ इट्स एजुकेशनल आस्पेक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो उसी तरफ ये परिभाषा इशारा कर रहा है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और बांट सकते हैं बिहार के विश्वविद्यालयों को कितना, अमुक जगह के विश्वविद्यालयों को कितना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कितना, एंड लाइक दैट, एंड एक्टिविटीज़ एंड ऑफ रिटर्न्स ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड नेशंस, कितना रिटर्न हो रहा है एजुकेटेड लोगों से कंट्री। और इसको और आगे की लेक्चर के माध्यम से हम लोग व्यापक ढंग से समझ सकेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज relatively a new and separate branch of study which attempts to establish a cause and effect relationship between education and economic aspects। नया है, सही है, इमर्जिंग ब्रांच है, सही है, हमने शुरू में कहा। और ये है कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट के टर्म में, किसके किसके बीच में, एजुकेशन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के। तो ये परिभाषा का ये मतलब हुआ। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच, नो डाउट, of a study that applies principles, theories and paradoxes of economics to the field of education। ये भी वही बात कर रहा है कि जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र की, जो थ्योरीज है अर्थशास्त्र के, या कुछ पैराडॉक्सेस भी है जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का सबसे रिलेट करता है एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली ए थ्योरी बेस्ड नॉलेज एरिया but also a practical approach to address the educational changes। और जितना भी आप देखिए, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए, आप वर्ल्ड फोरम का जितना भी रिकमेंडेशन है यूएन के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वो सभी जानते हैं कि ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। या फिर जितने भी और भी रिकमेंडेशंस हैं या जितने भी मीटिंग वगैरह करते हैं, मतलब कमेटी का रिपोर्ट, कमीशन का रिपोर्ट, नेशनल सारे कंट्रीज़ का अपना नेशनल रिपोर्ट, सब ये इशारा करता है कि इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर, नॉट इट इज़ ए थ्योरेटिकल, नॉट इट इज़ थ्योरी ओनली। तो ये तो सभी जानते हैं कि थ्योरी तो सारे नॉलेज का होगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ सम एलिमेंट्री कंसेप्ट्स कॉमनली यूज्ड इन लेबर इकोनॉमिक्स। ये एक नई बात आपके लिए हो सकती है कि लेबर इकोनॉमिक्स में जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, एलिमेंट्री कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, वो भी यहाँ इस्तेमाल होता है। फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ सम एलिमेंट्री कंसेप्ट कॉमनली यूज्ड इन लेबर इकोनॉमिक्स, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ग्रोथ थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द रेशनलाइजेशन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशनल आउटकम्स। मतलब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन
लेबर इकोनॉमिक्स का, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, ग्रोथ थ्योरी का और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। मतलब इतने ब्रांचेज भी है इकोनॉमिक्स के, उन सब को रेशनलाइज्ड यूज करता है ताकि उसका बेनिफिट मिल सके एजुकेशन अफेयर को, और इसकी मदद से एजुकेशनल आउटकम्स को मेजर करता है। एक परिभाषा और है इल चैन की, ELCH, ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है। ELCHANN, ये 1972 की परिभाषा है। ये परिभाषा क्या कह रही है? Economics of education may be defined the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ a scarce productive resource, skills, mind, character, etc., especially for formal schooling over a period of time, and distribute them now and in the future among various people and groups of society। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कहिए या कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं आप डिफिनीशन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है। एक तो ये मेन और सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है, जो स्कार्स है, जो रेयर है, उनके डेवलपमेंट की बात करता है आज के एज में और फ्यूचर के एज। मतलब वो मैन पावर प्लानिंग का जो कंसेप्ट है उसके इर्द गिर्द ये परिभाषा घूम रही है, जो ये कह रहा है कि स्कार्स रिसोर्स को भी एजुकेशन की मदद से चैनलाइज करके अच्छे खेल की शिक्षा के माध्यम से, अच्छा खेल वाला, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा शिक्षक, और ये बिना शिक्षा के होगा नहीं। और ये जब अच्छे तैयार होंगे तो आपका एक जनरेशन तैयार हुआ तो फिर इसका, और फिर कोई स्कार्स रिसोर्स है जो रेयर टैलेंट है तो उस पर अधिक खर्च करने की तरफ बात करता है। हालांकि ये परिभाषा इल्चैन की है, नाम से ही लग रहा है कि ये इंडियन तो नहीं है, तो खैर, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कोई इंडियन कंसेप्ट तो है नहीं। यद्यपि क्रेडिट गोज टू अस कौटिल्य के माध्यम से, जिसकी चर्चा हम फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स के इंटर रिलेशन की चर्चा थोड़ी सी किसी पॉइंट में करेंगे किसी न किसी लेक्चर में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एक कंसेप्ट है जिसमें दो तथ्य मिला हुआ है, एक तो अर्थशास्त्र और दूसरा शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा का अर्थशास्त्र का मतलब है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा में उपयोग। ये तब है जब शिक्षा का विद्यार्थी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ता है, लेकिन यदि दूसरा नाम दे दे, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स नाम दे दे या कुछ भी नाम दे दे, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी यदि शिक्षा को पढ़ता है तो ये जानेगा कि शिक्षा का क्या महत्व है इकोनॉमिक पावर को डेवलप करने का। तो इस तरह से इस भाग के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखने का प्रयास किया कि शिक्षा का अर्थशास्त्र होता क्या है, और इस प्रक्रिया में हम लोगों ने तीन डिफिनीशन तो स्पेसिफिक, बाकी और भी स्पेसिफिक ही होंगे कहीं न कहीं किसी रूप में किसी ने कहा होगा, कलेक्ट किया हुआ है, कुछ उसमें और भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई है ताकि आप इस योग्य हो सके कि स्वयं से शिक्षा के अर्थ को समझ सकें। और यदि आपको कुछ लिखना हो तो भले ही ये इन्वर्टेड कॉमा वाली परिभाषा आपको याद नहीं हो, आप उसके अर्थ को कई परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्त कर सकें। सो इस भाग में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।